गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन कक्षा 9 में सांख्यिकी की अपन बात कर रहे थे। आज उसी सांख्यिकी के बारे में अपन देखेंगे। और सांख्यिकी के अंदर जो सबसे पहले हमारे को आवश्यक जो जरूरी चीज़ है वो है सूचनाएं या आंकड़े। वो आंकड़े दो प्रकार के बताए थे, प्रारंभिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े। आज अपन उन सूचनाओं को, जो सूचना अपने पास पे, जो आंकड़े अपने पास पे हैं, उसको अपन व्यवस्थित तरीके से उसको एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। एक टेबल में उसको जमाने का अपन प्रयास करेंगे। तो आओ सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से और कैसे किया जाता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी आंकड़ों को जो सूचनाएं हमारे पास में है उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों को किस प्रकार से उस पर व्यवस्थित किया जाए, आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करें ताकि वो समझने योग्य बने। एक पक्षकार यदि किसी दूसरे पक्षकार के बीच उस आंकड़ों का कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, अर्थात जो सूचनाएं हमने एकत्रित की है या जो सूचनाएं हमने इकट्ठी की है उसको सामने वाला पक्षकार उसको समझने योग्य भी उसको समझे। तो इस प्रकार से आंकड़ों को प्रस्तुत करने का मतलब उन आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना ताकि कोई एक आम आदमी, एक आम नागरिक उसका कोई निष्कर्ष निकाल सके, उसके मकसद को समझ सके। उसको प्रस्तुतिकरण का तरीका, तो प्रस्तुत इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि उसका उद्देश्य भी निहित हो, उद्देश्य भी समझ में आए कि ये किस मकसद से ये सूचनाएं एकत्रित की गई है। तो उन आंकड़ों को व्यवस्थित करने का 3 तरीके हैं। वैसे तरीके तो और भी कई हैं। विलांचन की सहायता से, सारणी बना करके, आय चित्र बना करके, दंडालेख बना करके उनसे प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन इन आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए सारणी ज़्यादा बेहतर होगी, सारणियाँ ज़्यादा बेहतर होगी। अब वो इन आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए सारणियाँ तैयार की जाती है, टेबल तैयार की जाती है। अब वो सारणी बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है वो देखिए साहब। सारणी 3 प्रकार की होती है। वैसे आपके सिलेबस में 2 ही प्रकार की दे रखी है, वर्गीकृत सारणी और अवर्गीकृत सारणी। वर्गीकृत सारणी और अवर्गीकृत, लेकिन उसको सवाल आगे जो समस्याएं आएगी उस आगे की समस्या के लिए सारणी आपको 3 प्रकार से पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, ये जो सारणी है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो व्यक्तिगत सारणी, एक तो व्यक्तिगत सारणी, और कक्षा 10 के लिए भी आपको ये बहुत जरूरी चीज है, व्यक्तिगत सारणी। दूसरी सारणी आप उसको खंडित सारणी कह सकते हैं, खंडित सारणी। और तीसरी सारणी है सतत सारणी या अवर्गीकृत सारणी। आपकी ये जो 2 सारणियां आती है, ये तो आती है, प्रथम जो 2 सारणियां आती है वो तो आती है अवर्गीकृत में, और वो आती है वर्गीकृत के अंदर, सतत सारणी। तो आप तो ये मान के चलिए कि सारणी होती 3 प्रकार की है, और इन्हीं 3 प्रकार की सारणियों से आने वाला जो समांतर माध्य ज्ञात करना हो, माध्यिका ज्ञात करनी हो, बहुलक ज्ञात करना हो, परिसर या विस्तार ज्ञात करना हो, तो अपने को इन सारणियों के आधार पर वह सूत्र निर्धारित होंगे। तो आपको इन्हीं सूत्रों के, इन्हीं सारणियों के आधार पर अपने को पहचानना पड़ेगा कि कौन सी सारणी व्यक्तिगत है, कौन सी सारणी खंडित है और कौन सी सारणी सतत सारणी है।
तो इन सारणियों के आधार पर अपने को पहचान करना पड़ेगा। तो आओ इन सारणी की मैं पहचान बताता हूँ कि किस सवाल यदि किस नजरिए से दे रखा है तो उसका व्यक्तिगत सारणी होगी, क्या उसकी पहचान हो कि उसकी खंडित सारणी होगी, और क्या उसकी पहचान हो कि वो सतत सारणी हो जाए। तो उनकी पहचान बताएंगे। आओ चर्चा करते हैं। देखिए व्यक्तिगत सारणी में केवल और केवल मान होते हैं, केवल और केवल मान होते हैं, मानों के अलावा कुछ भी नहीं होता। मैंने 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक लिखे, वो 10 विद्यार्थियों के केवल प्राप्तांक को उसके लिए मान है, खाली वो खंडित सारणी है, वो सॉरी व्यक्तिगत सारणी है। मैंने 5 विद्यार्थियों की लंबाइयां लिखी, 5 विद्यार्थियों की लंबाइयां लिखी, 5 गुण 3 फीट, 4 गुण 2 फीट, 4 फीट, 5 गुण 7 फीट और 6 फीट। ये खाली व्यक्तिगत सारणी है, और व्यक्तिगत सारणी में केवल और केवल मान आते हैं, मानों के अलावा कुछ भी नहीं आता, न तो उसकी बारंबारता आती और केवल मान आते। और व्यक्तिगत सारणी में उन मानों को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो वेतन हो, चाहे वो लंबाइयाँ हो, चाहे किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक हो, कोई भी मान होगा एक्स वाई जेड, कोई भी मान हो, उन मानों को केवल और केवल अपन मानों को प्रदर्शित करते हैं व्यक्तिगत सारणी में, और उन मानों को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, उसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लंबाइयाँ दे रखी है ये खाली व्यक्तिगत सारणी है, केवल और केवल व्यक्तिगत सारणी। तो पहली शर्त व्यक्तिगत सारणी की क्या है कि व्यक्तिगत सारणी में केवल और केवल मान आएंगे, मानों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, मानों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब आ जाओ खंडित सारणी में। खंडित सारणी में मान तो होते ही होते हैं, और उन मानों को एक्स से शो करते हैं, उन मानों को एक्स से शो करते हैं। साथ में उन मानों की बारंबारता भी होती है, उन मानों की बारंबारता भी होती है, और उस बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं एफ से, क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो पहला शब्द आ रहा है वो पहला शब्द एफ का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बारंबारता को एफ से शुरू किया जाता है, बारंबारता को एफ से शुरू किया जाता है। इसलिए एक बात ध्यान देने वाली है कि खंडित सारणी में मान भी होते हैं और इन मानों की बारंबारता भी होती है। अब जैसे मैं एक टेबल बनाता हूँ, उसको आप पहचानेंगे कि ये खंडित सारणी है। देखिए कक्षा 9 के विद्यार्थियों की संख्या, सॉरी मैंने 10 नंबर में से टेस्ट लिया, 10 नंबर में से जो टेस्ट आए उसके प्राप्तांक यहाँ पर है। कितने विद्यार्थियों के आए, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। तो जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो तो कहलाएंगे बारंबारता, और प्राप्तांक कहलाएंगे वो कहलाएंगे उसके मान, वो उसके मान कहलाएंगे। अब जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या 50 है, विद्यार्थियों की संख्या 50 है, तो 50 विद्यार्थियों को नाम लिखना और उसको प्रदर्शित करना समय भी व्यर्थ होगा, और उसमें संसाधनों की भी लागत ज़्यादा आएगी। तो आप तालिका इस प्रकार से बनाएं कि समय भी कम लगे और आपका काम भी हो जाए। तो देखो प्राप्तांक 0 नंबर 10 नंबर का टेस्ट था, 0 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया, मान लीजिए 5। 1 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया, 7 विद्यार्थियों के। 2 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया, 8 विद्यार्थियों के।
3 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया? 12 विद्यार्थियों के। 4 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया? 15 विद्यार्थियों के। तो ये आपके 10 नंबर तक के प्राप्तांक विद्यार्थियों के आपको आते रहेंगे। तो इसमें मान भी आ गया और इन मानों की बारंबारता भी आ गई। तो ये सारणी कर रहेगी खंडित सारणी। कौन सी सारणी? खंडित सारणी। अब इस खंडित सारणी में सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि ये मान आरोही और अवरोही क्रम में ऑटोमेटिकली जम जाते हैं, आपको उसको जमाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये जो मान है ये मान आरोही और अवरोही में ऑटोमेटिक जम जाते हैं। और ये इनकी बारंबारता, ये बारंबारता बताती है कि कोई मान की आवर्ती कितनी बार हुई है, कोई मान की आवर्ती कितनी बार हुई है, वहां पर ये बारंबारता बताती है। बारंबारता यानी कि 2 8 बार आया है, 1 7 बार आया है। अब इन मानों को यदि मैं बच्चा मान लीजिए 100 विद्यार्थी है तो मेरे को समय लगेगा उस प्राप्तांकों को लिखने में और टेबल बनाने में भी समय लगेगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से ये खंडित सारणी होती है। अब आ जाओ सतत सारणी या वर्गीकृत सारणी में। ये सारणियों के प्रकार यदि पता है तो ही आगे सवाल हल हो सकते हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं बचेगा। अब आ जाओ सतत सारणी में। सतत सारणी में मान तो होते ही होते हैं, लेकिन वो मान वर्ग अंतराल में होते हैं। किसमें होते हैं? वर्ग अंतराल में होते हैं। और साथ में इन मानों की बारंबारता भी होती है, इन मानों की बारंबारता भी। और आपने सुना है ऐसा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये तो है इसके मान और ये है इसकी बारंबारता। 3, 5, 8, 7, 3, ये है इसकी बारंबारता। तो इस प्रकार की यदि कोई सारणी है तो इस प्रकार की सारणी कहलाती है, वो कहलाती है सतत सारणी। तो सतत सारणी में ये वर्ग कहलाते हैं। 0 से 10, 10 से 20, इनको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। तो इनको वर्ग कहा जाता है या वर्ग अंतराल कहा जाता है। इस वर्ग अंतराल के अंदर ये है वर्ग, ये वर्ग, इस वर्ग के अंदर 2 तरीके के मान होते हैं। एक तो वर्ग का निम्न मान और एक वर्ग का उच्च मान या ऊपरी मान। उच्च मान या ऊपरी मान, तो 2 प्रकार के मान होते हैं। या तो ये तो है निम्न मान और ये है इसका उच्च मान। जैसे 0 से 10, तो 0 यहाँ पर निम्न मान होगा वर्ग का और 10 होगा वो वर्ग का उच्च मान होगा, सारणी का नहीं, वर्ग का। तो ये प्रत्येक वर्ग का उच्च मान और निम्न मान होता है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि एक वर्ग का उच्च मान अगले वर्ग का निम्न मान बनता है। एक वर्ग का जो उच्च मान है वो अगले वर्ग का क्या बनता है? निम्न मान बनता है। अगले वर्ग का निम्न मान बनता जा रहा है, सीधी बात है। तो एक इस सतत सारणी के अंदर एक वर्ग का उच्च मान अगले वर्ग का क्या बनता है? निम्न मान बनता है। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत सारणी, ये सतत सारणी होती है। अब सबसे बड़ी बात कि इसकी तीनों सारणियों के अंदर अगर आपको तीनों सारणियों के अंदर यदि आपको परिसर या विस्तार ज्ञात करना है, चाहे उसको परिसर कह दो, चाहे उसको विस्तार कह दो, चाहे उसको परास कह दो, जिसको बोलते हैं रेंज, RANGE, रेंज। रेंज माने विस्तार। उसको परास कह दो, विस्तार कह दो, कुछ भी कह दो।
बातें की, उसका तरीका होगा कोई सी भी सारणी हो XYZ, कोई सी भी सारणी हो, चाहे वो व्यक्तिगत सारणी हो, चाहे खंडित सारणी हो, चाहे सतत सारणी हो। यदि आप परिसर विस्तार या परास ज्ञात करना है तो उसका तरीका होगा जो भी वर्ग के अंदर या मान जो उच्च मान होगा उस उच्चतम मान में से निम्न मान घटा दो, उच्चतम मान में से क्या घटा दो, निम्न मान घटा दो, आपका वर्ग या विस्तार या परास आ जाएगा। व्यक्तिगत सारणी में आप पहले देख लें कि निम्न मान कौन सा है और उच्च मान कौन सा है, और खंडित सारणी में देख लें कि पहले से आरोही क्रम में जमा हुआ होता है, पहले से जो मान होगा वो निम्न मान होगा और सबसे लास्ट में जो मान आएगा वो उच्च मान आएगा। सीधी सी बात है, वो ऑलरेडी आरोही अवरोही क्रम में जमी हुई होती है। इसलिए ये जो निम्न मान है वो निम्न मान और ये उच्च मान, इन दोनों का आप अंतर देख लें। उसके बाद सतत सारणी में यदि परास या विस्तार ज्ञात करना है तो सतत सारणी में परास या विस्तार ज्ञात करने के लिए ये शुरुआत वाले वर्ग का जो निम्न मान होगा, पहले ही वर्ग का वो निम्न मान हो जाएगा, और सबसे लास्ट का जो मान होगा उच्चतम मान, यानी लास्ट वाले वर्ग का जो उच्च मान होगा वो इस परास के लिए भी उच्च मान होगा। दोनों को घटा दो, आपका परास या विस्तार आ जाएगा, परास या विस्तार आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि पहले बार आपको ये सारणियां पहचान में आनी चाहिए। यदि सारणियां यदि पहचान में नहीं आती ना तो आगे आप जो समांतर माध्य माध्यिका बहुलक वो पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ये सारणियां आपको पहचान में आनी चाहिए कि व्यक्तिगत सारणी में केवल मान आते, मानों के अलावा कुछ भी नहीं आता, और उन मानों को केवल एक से शो करते हैं। और खंडित सारणी हो, चाहे सतत सारणी हो, चाहे व्यक्तिगत सारणी हो, सब में मानों को एक से प्रदर्शित करना है। सीधी सी बात है, किससे प्रदर्शित करना है, एक से प्रदर्शित करना है। और ये इनकी बारंबारता जो होती है वो खंडित सारणी में और सतत सारणी में होती है, बारंबारता को एक से प्रदर्शित करते हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभार हम तालिका बनाते हैं कि खंडित सारणी की या खंडित सारणी की या सतत सारणी की, तो आपको बारंबारता का आप मिलान चिन्ह भी बना सकते हैं। बारंबारता का मिलान चिन्ह यदि आपको टेबल बनाना हो तो टेबल बनाना हम बताएंगे, टॉपिक आएगा आगे सारणी बनाना, तो उस टाइम देखेंगे कि मिलान चिन्ह किस प्रकार से, बारंबारताओं का मिलान चिन्ह भी किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आपको आज केवल आपको केवल इतना सा देखना है कि ये जो आपकी जो सारणियाँ हैं उन सारणियों के अंदर कैसे अपन पहचाने कि व्यक्तिगत सारणी कौन सी, खंडित सारणी कौन सी और सतत सारणी कौन सी, ये आपको मुख्य रूप से पहचानना है। इसके अंदर सबसे बड़ी आज की जो मुख्य जो बात है वो यही है। और एक बात ये भी देखना है कि आपको तीनों सारणियों के अंदर परिसर विस्तार या परास किस प्रकार से याद करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।